नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं रजनी सिंह। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, बताएंगे कि दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सभी की नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलके फिल्म, कला और संस्कृति के क्षेत्र से। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर। ओलंपिक में भारत के लिए सफलता और आशा से भरा दिन। बॉक्सिंग के 69 किलो वर्ग में लवलीना ने कांस्य पदक अपने नाम किया। प्रधानमंत्री ने लवलीना को फोन पर दी बधाई। खेल मंत्री ने कहा, लवलीना ने दिया सर्वश्रेष्ठ पंच। कुश्ती में रवि दहिया और दीपक पुनिया ने बनाई सेमीफाइनल में जगह। पदक से एक जीत की दूरी पर हैं दोनों पहलवान। आज ओलंपिक में महिला हॉकी टीम का सेमीफाइनल मुकाबला अर्जेंटीना के साथ। जेवलिन थ्रो के फाइनल में पहुंचे नीरज चोपड़ा। पहले ही प्रयास में 86 मीटर से अधिक दूरी पर फेंका भाला। मॉनसून सत्र के तीसरे हफ्ते में भी संसद में विपक्ष का हंगामा जारी। 2 बजे तक दोनों सदन की कार्यवाही स्थगित। राज्यसभा में आसंदी के पास नारेबाजी करने वाले सदस्यों को दी निलंबन की चेतावनी। लोकसभा अध्यक्ष ने भी हंगामा कर रहे सांसदों को चेताया। दिल्ली में नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले पर विपक्ष के पैंतरे को भाजपा ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण। संवेदनशील मसले पर राहुल गांधी पर राजनीति करने का आरोप। कहा, पंजाब और राजस्थान में महिलाओं के साथ हो रहे जघन्य अपराधों पर कांग्रेस नेतृत्व की आंखें बंद क्यों। मध्य प्रदेश के चंबल संभाग में बाढ़ और भारी बारिश का कहर जारी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की प्रधानमंत्री से बात। प्रधानमंत्री ने दिया हर संभव सहायता का आश्वासन। पड़ोसी राज्य राजस्थान के कुछ इलाकों में भी भारी बरसात। केशोराय पाटन में मकान धंसने से कई लोग हताहत। अमेरिका के सेनाध्यक्ष जेम्स मैक्विल भारत के 3 दिवसीय दौरे पर। राजधानी दिल्ली में दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। सेना के शीर्ष अधिकारियों के साथ करेंगे चर्चा। और क्रिकेट में इंग्लैंड के नॉटिंघम में आज से खेली जाएगी भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज। इंग्लैंड में पिछली 2 सीरीज में हार का बदला लेने उतरेगी टीम इंडिया। और मिड डे प्राइम में आज बड़ी खबर में सबसे पहले खेल की दुनिया की खबरें सुचित्रा के साथ। सुचित्रा, आज ओलंपिक में भारत के लिए उम्मीदों से भरा दिन और लवलीना ने शुरुआत कर दी है पदक के साथ। जी बिल्कुल रजनी, बेहद महत्वपूर्ण दिन है आज भारत के लिए। लवलीना ने पदक जीत लिया है, वहीं कुछ और भारतीय खिलाड़ियों पर भी नजर रहेगी। पहले बात करते हैं लवलीना की। भारतीय मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक हासिल कर लिया है। सेमीफाइनल मुकाबले में आज लवलीना को हार का सामना करना पड़ा। लवलीना तीसरी भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओलंपिक में मुक्केबाजी में पदक जीता है। इससे पहले भारत के विजेंदर सिंह और मैरी कॉम ने ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है। भारतीय मुक्केबाजी की पहचान को अपने दमदार पंच से टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक का रूप देने वाली युवा मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन सेमीफाइनल जरूर हार गई, लेकिन अपने हुनर और बेहतरीन प्रदर्शन से दिल जीतने में कामयाब रही। बोरगोहेन का सामना सेमीफाइनल में टॉप सीड तुर्की की बुसेनाज सुरमिनेली से था। बोरगोहेन के खिलाफ सुरमिनेली की बॉडी लैंग्वेज और मुक्के दोनों ही जीत की तलाश को पूरा करते दिखे। बोरगोहेन पहले और दूसरे दोनों राउंड में अपनी विरोधी के पंच का जवाब देती रही। ये अलग बात रही कि तुर्की की बॉक्सर हर बार उन पर भारी पड़ी। लवलीना 0-5 से मुकाबला हार गई, लेकिन अपने पहले ही ओलंपिक में मेडल की उम्मीद पर खरा उतर पूरे देश को उन्होंने गर्व से भर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लवलीना की इस उपलब्धि पर उन्हें बधाई देते हुए ट्वीट किया। लवलीना बोरगोहेन ने बहुत अच्छे से मुकाबला किया। बॉक्सिंग रिंग में उनकी सफलता कई भारतीयों को प्रेरित करती है। उनकी दृढ़ता और दृढ़ संकल्प सराहनीय है। कांस्य पदक जीतने पर उन्हें बधाई। उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं।
वहीं केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी लवलीना के कांस्य पदक जीतने पर उन्हें बधाई देते हुए ट्वीट किया, लवलीना, आपने अपना सर्वश्रेष्ठ पंच दिया। आपने जो हासिल किया है उस पर भारत को बहुत गर्व है। आपने अपने पहले ओलंपिक में पदक हासिल किया है। यात्रा अभी शुरू हुई है। बहुत बढ़िया। वैसे लवलीना असम की पहली एथलीट और देश की तीसरी मुक्केबाज हैं, जिन्होंने ओलंपिक के मंच पर पदक की उम्मीद को पूरा किया है। लवलीना से पहले विजेंदर सिंह ने साल 2008 के बीजिंग ओलंपिक में पदक जीता था, जबकि साल 2012 लंदन ओलंपिक में एमसी मैरी कॉम ने भी कांस्य पदक अपने नाम किया था। जाहिर तौर पर लवलीना की ये उपलब्धि बस एक पदक भर नहीं है, बल्कि देश में तेजी से बॉक्सिंग के खेल में हो रहे बदलाव को एक नया आयाम देती नजर आएगी। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने लवलीना को कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी। साथ ही उन्होंने आज होने वाले सभी मुकाबलों के लिए भी खिलाड़ियों को अपनी शुभकामनाएं दी। एक और भारत की बेटी ने शानदार प्रदर्शन किया है। अब तक के 3 मेडल और तीनों ही भारत की बेटियों के नाम। लवलीना का पहला ओलंपिक्स था, लेकिन उसके बावजूद शानदार उन्होंने अपना प्रदर्शन किया। अपना अच्छा प्रदर्शन कर भारत के लिए एक और कांस्य पदक जीता है। मैं सभी देशवासियों की ओर से, भारत सरकार की ओर से उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। टोक्यो ओलंपिक में कुश्ती से भारत के लिए एक अच्छी खबर आई। रवि दहिया ने 57 किलो भार वर्ग के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में उन्होंने बुल्गारिया के वेंगेलोव को 14-4 से मात दी। वहीं भारत के दीपक पुनिया ने कुश्ती के 86 किलो भार वर्ग के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में उनका सामना चीन के लिंग जुशेन के साथ था। इस मुकाबले को दीपक ने 6-3 से जीता। भारत के नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक के फाइनल में स्थान बना लिया है। क्वालिफिकेशन के ग्रुप ए में वो पहले स्थान पर रहे। उन्होंने 86.65 मीटर की दूरी हासिल कर फाइनल के लिए अपना स्थान पक्का किया। जेवलिन थ्रो के फाइनल में पहुंचने में कामयाब रहे नीरज चोपड़ा। अपने ग्रुप में क्वालिफिकेशन में पहला स्थान उन्होंने हासिल किया। और अब बात हॉकी टीम की। टोक्यो ओलंपिक में इतिहास रचने वाली भारतीय महिला हॉकी टीम आज अर्जेंटीना के खिलाफ अपना सेमीफाइनल मुकाबला खेलेगी। भारतीय महिला टीम ने टोक्यो ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करते हुए अंतिम 4 में जगह बनाई है। हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता गौरव कुमार। गौरव, लवलीना ने पदक जीत लिया है, लेकिन अब नजर सबकी टिकी हुई है भारतीय पहलवानों पर और महिला हॉकी टीम पर, जिसने सेमीफाइनल में पहुंचकर ही पहले ही इतिहास रच दिया है। बिल्कुल सुचित्रा, और कहना चाहिए कि अब इंतज़ार जो है वो सिर्फ ऐसी बात का है कि जब कहना चाहिए भारतीय पहलवान जो हैं रवि दहिया और दीपक पुनिया जब उतरेंगे मैट पर और सेमीफाइनल की जंग लड़ने के लिए उतरेंगे, तो यकीनी तौर पर बहुत सारी उम्मीदें जो होंगी वो वहाँ पर होंगी, क्योंकि जिस तरह से भारतीय पहलवानों का प्रदर्शन किया है, जिस तरह से ये राउंड वाइज जीतते आए हैं और क्वार्टर फाइनल में इनका जिस तरह का प्रदर्शन रहा है वो बहुत शानदार रहा है, क्योंकि ये कहना चाहिए एक आसानी से मुकाबला अपना जीतते आए। हालांकि अब अगर दीपक पुनिया की बात करें तो 86 किलोग्राम की कैटेगरी में उनका जो मुकाबला अब सेमीफाइनल है वो डेविड टेलर से है, और डेविड टेलर अमेरिका के एक बहुत बेहतरीन कहना चाहिए कि एक रेसलर हैं, और उन्होंने अब तक इस कैटेगरी में गोल्ड और सिल्वर की कतार लगा दी है। तो यकीनी तौर पर दीपक पुनिया के लिए आसान नहीं रहने वाला है सेमीफाइनल मुकाबला। लेकिन अगर इसके उलट रवि दहिया की बात करें तो 57 किलोग्राम में ये एक अच्छे एक उभरते हुए एक कहना चाहिए एक नायक के तौर पर सामने आए हैं, और इसके लिए इनके पीछे की जो मेहनत है वो बहुत कुछ कहानी जो है वो इनकी बयां करती है कि किस तरह से इन्होंने एक छोटे स्तर से अपने आप को आगे बढ़ाया और आज यहाँ तक पहुँचे हैं। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि जब ये सेमीफाइनल मुकाबला अपना कजाकिस्तान के खिलाफ खेलेंगे, जहाँ पहलवान कजाकिस्तान के रहेंगे, तो जाहिर तौर पर वहाँ जीत की उम्मीदें काफ़ी प्रबल रहेंगी। रही बात हॉकी की, तो भारतीय महिला हॉकी टीम लगातार जिस तरह से टीम ने अपना एक प्रदर्शन के ग्राफ को राउंड लीग के मैचेस के बाद से जिस तरह से बढ़ाया, और हमने खुद देखा था कि राउंड में पहले 3 मैचेस टीम जिस तरह से हारी थी, तो उम्मीद तो ये भी नहीं की जा रही थी कि ये टीम क्वार्टर फाइनल तक भी पहुंच पाएगी। लेकिन वहाँ से जब इसने ग्रिप जो पकड़ी है 3 मैचों के बाद से, उसके बाद आयरलैंड, साउथ अफ्रीका और बाकी टीमों को जिस तरह से टीम हराती हुई, ऑस्ट्रेलिया को जिस तरह से हराती हुई अब कहना चाहिए कि सेमीफाइनल में पहुंची है, तो यहाँ पर अर्जेंटीना है। हालांकि अर्जेंटीना एक मजबूत प्रतिद्वंदी है, लेकिन फिर भी भारतीय महिला टीम के हॉकी टीम के हौसले जो हैं वो पूरी तरह से बुलंद है।
जी बिल्कुल गौरव, खासतौर से अगर भारतीय महिला हॉकी टीम की बात की जाए, सबको चौंकाते हुए एक तरह से सेमीफाइनल में पहुंची है। बहुत कम लोगों ने उम्मीद की थी कि भारतीय हॉकी टीम जो है वो सेमीफाइनल में पहुंचने में कामयाब रहेगी। एक दिग्गज टीम को हराकर पहुंची है सेमीफाइनल में, दूसरी दिग्गज से आज सामना है। लगातार दूसरे उलटफेर की कितनी उम्मीद नजर आती है? देखिए, जिस तरह का ये खेल अभी तक भारतीय महिला हॉकी टीम ने दिखाया, उससे तो यही कह सकते हैं कि टीम जो एक बेहद संतुलित होकर नजर आ रही है और अपनी कमियों पर काफ़ी वर्कआउट कर रही है। क्योंकि जिस तरह से टीम ने पहले 3 मैच हारे थे और उसमें कहीं ना कहीं टीम का जो डिफेंस था वो बहुत कमज़ोर नजर आ रहा था। अटैक के लिए कोई रणनीति खास नजर नहीं आ रही थी, लेकिन उसके बाद से आयरलैंड हो, साउथ अफ्रीका हो, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबले हो, अगर उनको अच्छे से देखा जाए तो वहाँ पर टीम ने इन चीज़ों पर काफ़ी गौर किया है, इनको अपना पुख्ता किया है। तो जाहिर तौर पर अर्जेंटीना के खिलाफ आपको अटैक तो करना ही होगा, बॉडी लैंग्वेज में भी आपको करना चाहिए, कहीं ना कहीं अटैकिंग स्पिरिट दिखानी होगी, लेकिन इसके साथ ही साथ आपको अपना डिफेंस जो है वो भी मजबूत रखना होगा। क्योंकि हमने देखा है कि डिफेंस में भारतीय गोलकीपर सविता पूनिया, उनका कोई जवाब नहीं है। जिस तरह से पिछले मैच में भी ऑस्ट्रेलिया ने लास्ट मोमेंट पे आकर के सविता पूनिया को जिस तरह से घेरा था और जिस तरह से गोल करने की तमाम कोशिशें की थी, तो वहां पर कहीं ना कहीं आपको केवल एक गोलकीपर पे ही नहीं छोड़ना होगा, बल्कि अपने जो डिफेंस में जो इनके खिलाड़ी हैं भारतीय टीम के, उनको भी अपनी भूमिका को अच्छे तरीके से समझना होगा। अगर खिलाड़ियों की बात करें तो यहाँ पर रानी रामपाल हैं, शर्मिली हैं और मोनिका हैं, ये अच्छी मिडफील्डर हैं और अच्छे तरीके से पासेस करती हैं और काफ़ी लंबे समय से भारतीय टीम से जुड़ी हुई हैं। तो जाहिर तौर पर ये जो 3-4 जो खिलाड़ी हैं, इनकी भूमिका जो है वो आज के मुकाबले में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। स्टोरीज की कि जो डार्क हॉर्सेस होते हैं किस तरह से सबको चौंका देते हैं। इस भारतीय महिला हॉकी टीम की अगर बात की जाए, स्क्रीन पर, सिल्वर स्क्रीन पर हमने जरूर देखा है चक दे इंडिया, लेकिन ये जो लड़कियां हैं, आज इनका अपना एक चक दे इंडिया मोमेंट होने वाला है। क्योंकि बहुत सारी लड़कियों की उम्मीदें इनसे बंधी हुई हैं कि जब आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता तो आप कितने बड़े उलटफेर कर सकते हैं बड़े प्लेटफॉर्म्स पर। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि आपने उम्मीद बिल्कुल भी नहीं की थी कि भारतीय महिला हॉकी टीम यहाँ तक पहुँचेगी। क्योंकि हम ये सोच रहे थे कि शायद शुरुआती मुकाबले जीतेगी या कहीं थोड़ा बहुत दिक्कतें सामने आ सकती हैं टीम के। लेकिन इस टीम ने अपने प्रदर्शन से सभी को चौंकाया है। क्योंकि जिस तरह से आपने 3 मुकाबले शुरू में हार गए, तो कोई और टीम होती तो शायद यहाँ से वापसी का सफर तय करना उसके लिए बहुत मुश्किल होता। खुद कोच शॉर्ट मारिन ने कहा था कि आप ठीक है 3 मुकाबले आप हार गए, लेकिन हमारे पास अभी 2 मुकाबले और हैं, अगर हम इन 2 मुकाबलों को जीत जाते हैं तो हमारे 6 पॉइंट हो जाएंगे और 6 पॉइंट लेकर के हमारे पास क्वार्टर फाइनल की राह जो है वो खुल जाएगी। तो ऐसे में आपके लिए केवल क्वार्टर फाइनल की राह नहीं खुली, बल्कि क्वार्टर फाइनल में पहुंच करके आपने ऑस्ट्रेलिया जैसी दिग्गज टीम को मात दी और उस मुकाबले को भी 1-0 के अंतर से जीता। आपने ऑस्ट्रेलिया को रोके रखा, ये बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि जिस तरह के ऑस्ट्रेलिया ने प्रदर्शन किया था, उन्होंने अपने ग्रुप में मैच जीते हुए आए थे। वो ऐसा नहीं था कि उनको किसी तरह का कोई कहना चाहिए कहीं पे वो मैच हारे हों या कोई किसी तरह का उनको कहना चाहिए कि कोई उनके अंदर कोई कमी दिखी हो। इस जो पिछला गेम था उसमें भी उन्होंने अटैकिंग मोड पर खुद को रखा और कहीं ना कहीं, लेकिन तारीफ करनी होगी कि जिस तरह से भारतीय गोलकीपर सविता पूनिया ने, गुरजीत कौर ने गोल किया था, लेकिन सविता पूनिया ने जिस तरह से बचाव किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज के मैच में देखना होगा कि जो टीम है, ये पूरी जो टीम है एक टीम स्पिरिट के तौर पे खेल रही है। कोच शॉर्ट मारिन है, जाहिर तौर पर उन्होंने यही संदेश दिया होगा कि आप ये भूल जाइए कि आप सेमीफाइनल मुकाबला खेल रहे हैं, आप इसको एक मुकाबले के तौर पर लीजिए और शायद ये
टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करते हैं। आपको टूर्नामेंट्स मिलते हैं खेलने के लिए, आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक कहना चाहिए एक्सपोजर मिलता है, हर खिलाड़ी को एक एक्सपोजर मिल रहा है, हर एक अच्छी फैसिलिटी जो है वो अब खिलाड़ियों के साथ जुड़ रही है। लगातार आपको बढ़िया ट्रेनर मिल रहे हैं, आपके कोच जो हैं वो बेहतरीन हैं, आपको हर टेक्निक पर वो वर्कआउट करा रहे हैं, आपको हर कमी पर वो वर्कआउट करा रहे हैं। इसके साथ ही साथ आप जिस टीम के खिलाफ खेलते हैं उनके वीडियोज़ जो हैं वो आपके सामने होते हैं, उनको आप देखते हैं। तो इन सब चीज़ों का जब आप रीड आउट करते हैं और जब पूरी टीम एक मैनेजमेंट के तौर पर सामने बैठती है और मैनेजमेंट के साथ जब टीम मीटिंग होती है और उसमें जब बातें होती हैं तो उसमें इन सब बातों पे हर मैच के वाइज गौर किया जाता है कि किस मैच में हमने कहाँ पे गलती की। यही नहीं, केवल हार ही नहीं बल्कि अगर जो जीते हुए मुकाबले भी होते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं टीम गौर करती है। अगर पिछले मुकाबले को देखें तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हम 1-0 से जरूर जीते थे, लेकिन लास्ट में आकर के ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरह से हमारे डिफेंस को भेदने की कोशिश की थी उस पर भी कहीं ना कहीं रानी रामपाल की नज़र होगी कि आखिरी पलों पर किस तरह से अपने डिफेंस को बचा के रखना है और साथ ही साथ अटैकिंग मोड पे बने रहे हैं, ताकि आप लास्ट मोमेंट पे कहीं पे भी आप धीमे ना पड़े, बल्कि अटैकिंग मोड से अगर रखेंगे तो कहीं ना कहीं जो विरोधी टीम है उस पर दबाव जो है वो बना रहेगा। जी बिल्कुल गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम चर्चा के लिए। उम्मीद करते हैं कि जो भारतीय महिला हॉकी टीम है आज जीत दर्ज करे और सेमीफाइनल के बाद अब फाइनल में भी पहुंचे। और भारत के लिए 2 ओलंपिक में लगातार पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी पीवी सिंधु भारत वापस लौट आई हैं। उनके भारत वापस आने पर उनका जोरदार स्वागत किया जा रहा है। उनसे खास बात की हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य। इस वक्त मौजूद है पीवी सिंधु जो भारत में आई है और बेहतरीन उनका स्वागत हुआ है। सिंधु, बेहतरीन लग रहा होगा, इतना प्यार मोहब्बत। ज़रूर बहुत खुश लग रहा है और आई थिंक आई एम वेरी थैंकफुल टू एवरीवन, क्योंकि ऑब्वियसली मैं फैंस को, स्पेक्टेटर्स को बहुत मिस किया टोक्यो में, बट वर्चुअली वो लोगों ने बहुत सपोर्ट किया मेरे लिए, तो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू देम। जिस तरीके से आपका पहले हार हुई उसके बाद जो ब्रॉन्ज मेडल मैच था बहुत क्रिटिकल मैच था, कोच का भी आपका सहारा था, बहुत लोगों का आपका सपोर्ट था, कितना मुश्किल था आपके लिए अपने आप को पिक करना? मतलब हारने के बाद ऑब्वियसली वो रहता है कि हार गया करके, बहुत मिक्स्ड इमोशंस था, क्योंकि या खुश रहना है या सैड रहना है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी भी है और हार भी गया। बट मेरा कोच और मेरा फैमिली मेम्बर्स, मेरा पापा मम्मा और मेरा फिजियो भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, मोटिवेट किया कि जो हो गया वो हो गया, और अभी और एक मैच बाकी है और एक मेडल लाना कंट्री के लिए, एंड ऑल्सो इट्स अ ड्रीम कम ट्रू। तो ऐसा मोटिवेट करके मुझे बोल रहे थे, तो मैं आई थिंक आई टुक इट इन अ पॉजिटिव वे, क्योंकि ऑब्वियसली सैड तो रहते हैं, बट एक मेडल ही है ओलंपिक्स में, तो आई फाइनली डन इट एंड आई एम हैप्पी। जो रियो गेम्स में सिल्वर, इस बार ब्रॉन्ज, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 24 में ये गोल्ड? अभी डेफिनेटली पेरिस खेलूँगी और ज़रूर मेरा 100% लगाऊंगी, हार्ड वर्क भी करूँगी, बट अभी राइट नाउ आई एम एन्जॉइंग द मोमेंट और आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने। तो ये थे पीवी सिंधु जो बता रही थी कि खुश हैं और कोशिश उनकी यही है कि जो मेडल का रंग है वो पेरिस गेम्स में बदल जाए। कैमरा पर्सन शुभम के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। अब बात कर लेते हैं क्रिकेट की भी। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैच की सीरीज का पहला मैच आज से नॉटिंघम में शुरू होगा। दोनों ही टीमें पहले ही दिन से एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश करेंगी, क्योंकि भारत और इंग्लैंड के लिए इस टेस्ट सीरीज की काफ़ी अहमियत है। ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021-2023 की पहली सीरीज है और दोनों ही टीमें हर हाल में इस सीरीज को जीतना चाहेंगी। तो खेल की खबरों में फिलहाल इतना ही। वापस चलते हैं रजनी के पास। बहुत बहुत शुक्रिया सुचित्रा आपका। और जैसा कि हमने आपको बताया कि ओलंपिक में भारत के लिए सफलता और आशा से भरा दिन रहा था। बॉक्सिंग के 69 किलो वर्ग में लवलीना ने जीता था कांस्य पदक। प्रधानमंत्री ने उन्हें फ़ोन पर बधाई दी थी और खेल मंत्री ने भी लवलीना के लिए कहा था कि वे सर्वश्रेष्ठ पंच है। और इसके साथ ही कुश्ती में रवि दहिया और दीपक पुनिया ने सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली। और अब बात कर लेते हैं ताज़ा खबर की। संसद में आज लोकसभा की कार्यवाही सदन के 8 पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि देने के साथ शुरू हुई। इसके कुछ देर बाद तक प्रश्नकाल चल पाया, लेकिन विपक्ष के भारी शोर शराबे के कारण कामकाज नहीं हो सका और सदन की कार्यवाही 2 बार स्थगित करनी पड़ी। इस बीच स्पीकर ओम बिरला का कड़ा रुख देखने को मिला। उन्होंने हंगामा कर रहे सांसदों से उनके तरीकों को लेकर सवाल उठाए और कहा कि ये उचित नहीं है। स्पीकर ने कहा कि सभी सदस्य सदन की गरिमा का ध्यान रखें। अब सदन की कार्यवाही 2 बजे के बाद शुरू होगी।
गरिमा को बनाए रखें। तरीका ठीक नहीं है, नो, गलत तरीका, बिल्कुल गलत। आप संसद की मर्यादा और आसन का अपमान करने की कोशिश मत करिए, ये उचित नहीं है, गलत तरीका। वहीं राज्यसभा में भी आज विपक्ष का हंगामा रोज की तरह ही जारी रहा। सभापति के बार बार कहने के बावजूद विपक्षी सांसद सदन के वेल में आकर हंगामा करते रहे। सभापति ने वेल में प्लकार्ड लेकर आने वाले सदस्यों को सदन से निलंबित करने की चेतावनी दी और फिर सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। और विपक्ष चाहे सदन के भीतर जितना भी हंगामा कर ले, लेकिन उसकी एकता की कलई आज खुल गई। दरअसल नए कृषि कानून पर सत्तारूढ़ दल और विपक्ष में गतिरोध जग जाहिर है, लेकिन संसद में आज इस मसले पर अजीबोगरीब स्थिति देखने को मिली। कांग्रेस सांसद रवनीत बिट्टू और अकाली दल नेता हरसिमरत कौर सदन के बाहर भी आपस में इस तरह उलझ पड़े कि मीडिया के कैमरे उनकी तरफ हो गए और उनके बीच की नोकझोंक सरेआम हो गई। कांग्रेस सांसद रवनीत बिट्टू ने अकाली दल पर आरोप लगाया कि विधेयक पारित होते समय अकाली दल सरकार के साथ थी, तो फिर अब क्यों नाटक कर रही है। पूरे ड्रामा करते हो। कैबिनेट मंत्री सी तुसी बिल पास करवाया कैबिनेट च बह के, तुसी बिल कराया पार्लियामेंट से आप बाहर भागे थे, आप भागे कि नहीं भागे? बोल रहे कहने मैं मंत्री नहीं सी, तुसी बिल्कुल नहीं थे, कैबिनेट से ड्रामा कर रहे हो। इनसे पूछिए, राहुल थे जब किसान के बिल आए थे, राहुल गांधी सोनिया गांधी कहाँ थे? और फिर ये पार्टी बाहर वॉकआउट करके, ये पार्टी ने वॉकआउट करके किसान के बिल पास करने में मदद करी। आप किधर थे जब बिल पास हो रहे थे? अपनी पार्टी को तो तैयार कर लें। आपकी पार्टी आज भी किसानों के साथ नहीं खड़ी है। पूछो मंत्री सीधा नहीं, कैबिनेट सीधा नहीं है, पूरे ड्रामा करते आके। ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਰੇ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦੇ ਖੜ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਬਿਲकुल झूठे ने। तो विपक्ष के भीतर की जो दरार है वह पूरी तरह से आज खुलकर सामने आ गई। हमारे साथ हमारे संवाददाता अजय विक्रम जुड़ रहे हैं। अजय, संसद के भीतर विपक्ष संसद की कार्यवाही नहीं चलाने देता है, भारी हंगामा करता है, गतिरोध करता है और बाहर जो है उसकी दरार इस तरीके से सामने आती है। ये दुखद है कि देश की जनता का इतना कीमती समय विपक्ष बर्बाद कर रहा है। जी बिल्कुल रजनी, और आज विपक्ष की एकता की कलई संसद भवन परिसर के भीतर ही खुल गई। उस वक्त दूरदर्शन का कैमरा मौजूद था और वो हमने कैद किया। उसमें किस तरह से हरसिमरत कौर बादल लगातार हर रोज आती हैं और वो किसानों के मुद्दे पर नारेबाजी करती हैं, और जब जहां से मंत्री जाते हैं वहीं पर वो खड़ी होकर उनके सांसद नारेबाजी करते हैं। आज कांग्रेस के भी सांसद नारेबाजी करने आए थे, लेकिन सब कुछ सामान्य चल रहा था। उसी बीच में रवनीत बिट्टू आकर उन्होंने अकाली दल पर आरोप लगाया और अकाली दल ने कांग्रेस पर आरोप लगाया। इससे साफ ही पता लगा कि जो निजी राजनीतिक हित है अपने अपने राज्यों के, वो अपने अपने क्षेत्रों में राजनीतिक दल उन मुद्दों को लेकर, उस विषय को लेकर और आगामी चुनावों को लेकर इस तरह से माहौल बना रहे हैं। यही सदन के भीतर भी देखने को मिल रहा है और यही वजह है कि आज लोकसभा अध्यक्ष ने लोकसभा में साफ तौर पर नाराजगी जताते हुए कहा कि ये सदन की मर्यादा के अनुकूल नहीं है, और उसके बाद सदन की कार्रवाई 2 बार स्थगित करनी पड़ी और अभी 2 बजे तक स्थगित है। उससे भी ज़्यादा आज राज्यसभा में स्थिति देखने को मिली। राज्यसभा में जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई, एक सदस्य के शपथ ग्रहण के बाद जब यहाँ जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई, सभापति ने साफ तौर पर यह कहा कि वो किसानों के मुद्दे पर और महंगाई के मुद्दे पर जैसा कि विपक्ष ने मांग किया है वो चर्चा कराने को तैयार हैं। लेकिन विपक्ष ने नियम 267 के तहत इस चर्चा की मांग की और इसी को लेकर वो हंगामा करने लगे। नियम 267 के तहत होता है कि जितनी भी कार्रवाई है दिन भर की वो स्थगित करके उसी मुद्दे पर चर्चा की जाए, जबकि सभापति ने कहा कि वो किस नियम के तहत चर्चा करनी है वो बताएंगे, लेकिन चर्चा जरूर कराई जाएगी। अब विपक्ष सदन के भीतर ये तय करना चाहता है कि किस नियम के भीतर चर्चा कराई जाए, कैसे चर्चा कराई जाए, किस वक्त पर चर्चा कराई जाए। ये सब विशेषाधिकार, विवेकाधिकार जो चेयर होता है उसका होता है, वो तय करता है। तो ये एक अजीब सी स्थिति देखने मिली। और उससे भी ज़्यादा अभी जो खबर आ रही है कि जिस तरह से प्लेकार्ड लेकर जो सदस्य राज्यसभा में आए थे, उसमें टीएमसी के 6 सांसदों को
सभापति ने साफ तौर पर कहा है कि वो आज की कार्रवाई से जो आज की कार्रवाई होनी है उससे दूर रहे। कहने का मतलब ये है कि उनका निलंबन नहीं हुआ है, लेकिन एक दिन के लिए उन्हें सदन की कार्रवाई से बाहर रहने को कहा गया है और ये बाध्यकारी होता है, ये सलाहकारी नहीं होता, सलाह नहीं दी जाती, ये बाध्यकारी होता है। बहुत संक्षेप में उनका जल्दी जल्दी नाम बताना चाहूँगा। डोला सेन, नदीमुल हक, रंजन विश्वास, शांता छेत्री, अर्पिता घोष और मौसम नूर, 6 टीएमसी सांसदों को कहा गया है कि वो सदन की कार्रवाई से आज दिन भर के लिए दूर रहें। गौर करने वाली बात है कि टीएमसी के ही एक जो सांसद शांतनु सेन थे, उनको पूरे सत्र के लिए निलंबित किया गया है। तो इस तरह की स्थितियों से दो चार होना पड़ रहा है चेयर को, और चेयर बार बार इस बात का अनुरोध कर रहा है और ये कह रहा है कि सभी मुद्दों पर वो चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन जो हाउस है वो प्रॉपर ऑर्डर में चलना चाहिए। लेकिन विपक्ष हाउस को प्रॉपर ऑर्डर में जब नहीं चलने दे रहा है तो चर्चा कैसे होगी, यही बड़ा प्रश्न बना हुआ है। और एक अपडेट और रजनी बताना है कि लोकसभा में भी इस जो हालात को लेकर जो नवनीत राणा एक सांसद हैं अमरावती से, उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा है और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि जो सदस्य हंगामा कर रहे हैं उनको निलंबित किया जाए या उन पर एक्शन लिया जाए, क्योंकि वो अपने क्षेत्र की बातों को लोगों तक नहीं सदन में नहीं उठा पा रही हैं और ये उनके अधिकार का हनन हो रहा है। जैसा कि बार बार ये बात बताई जा रही है, हम ये बता रहे हैं कि ये सबसे बड़ा नुकसान सांसदों के अधिकारों का होता है और लोगों के जो अधिकार होते हैं उसका हनन होता है जब सदन में इस तरह की स्थितियां बनती हैं और देखने को मिलती हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर पर विपक्ष का जो रवैया है वो कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। वहीं पर इतने हंगामे के बावजूद कल भी कई अहम बिल पर चर्चा भी हुई और पारित करवाए गए, वोटिंग भी हुई, लेकिन विमर्श के लिए विपक्ष आगे नहीं आ रहा है, जगह ही नहीं बनने दे रहा है। उससे सवाल कौन पूछेगा? और ये जो देश की जनता का वो समय बर्बाद कर रहा है, सवाल अब विपक्ष पर ही खड़े हो रहे हैं। अजय जी बिल्कुल, साफ तौर पर जब चेयर की तरफ से खुद ये कहा जा रहा है कि जो भी चर्चा के विषय हैं उन पर चर्चा कराई जाएगी, लेकिन नियम कौन से होंगे ये तो चेयर ही तय करेगा, क्योंकि वो उसका विवेकाधिकार होता है। वक्त कब होगा ये भी चेयर ही तय करेगी। ये हमेशा से हमने जो संसदीय कार्रवाई है उसके तहत देखा है, लेकिन विपक्ष ये चाहता है कि वो जिन नियमों के तहत चर्चा चाहता है उन नियम के तहत चर्चा किया जाए। लोकसभा में जो स्थगन प्रस्ताव होता है उसी तरह से राज्यसभा में उसको नियम 267 कहते हैं, इसके तहत ये होता है कि दिन भर की पूरी कार्रवाई स्थगित कर दी जाए और वो जिन मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं वो चर्चा कराई जाए। लेकिन सरकार ये चाहती है या सदन ये चाहता है कि जो विधायी कार्य हैं वो भी होते रहें और जो विपक्ष जिन मामलों पर चर्चा करना चाहता है उस पर चर्चा भी हो। लेकिन जिस तरह का माहौल बन जाता है, विधायी कार्य तो दूर की बात है, जो जरूरी मामले हैं, जो सांसदों के अपने जो विषय हैं वो तक नहीं उठ पा रहे हैं और बहुत शोर शराबे के बीच कुछ एक जो विधेयक पारित भी हो रहे हैं, उसमें विपक्ष के रवैये की वजह से विपक्ष अपने भी अधिकारों का हनन कर रहा है। विपक्ष के पास बहुत बड़ा अधिकार होता है कि जब कोई कानून लाया जाता है तो उस पर चर्चा करता है, उस पर संशोधन लाता है, अगर वो राजी नहीं है तो उस पर डिवीजन मांगता है, लेकिन ये सब कुछ नहीं देखने को मिल रहा है और केवल ध्वनिमत से कुछ विधेयकों को पारित किया जा रहा है। ये कोई भी सरकार नहीं चाहती, सदन में ऐसा कभी कोई नहीं चाहता, लेकिन ये भी एक मजबूरी है कि बहुत से ऐसे विधेयक हैं जिनको पारित किया जाना है, बहुत से अध्यादेश है जिनको कानून की शक्ल दी जानी है, बहुत से जरूरी काम है जो देश के लिए जरूरी है, उसको भी करना है और विपक्ष की बात को भी मानना है, उनको चर्चा का समय देना है, लेकिन इसके बीच में भी कोई सामंजस्य नहीं बनता। बिल्कुल, तो एक गलत परंपरा की तस्वीर पेश कर रहा है विपक्ष इस वक्त सदन में। बहुत बहुत शुक्रिया अजय विक्रम आपका हमसे जुड़ने के लिए। और राज्यसभा के उपनेता मुख्तार अब्बास नकवी ने दिल्ली में हुई बलात्कार और हत्या की घटना की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है और उसमें गिरफ्तारियां भी हुई हैं और जो लोग भी इसके लिए जिम्मेदार हैं उनकी कार्रवाई होगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में एक बच्ची के साथ हुए बलात्कार और हत्या की घटना की कड़े शब्दों में निंदा की है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा है कि दिल्ली के मामले में कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन इस मामले में राजनीति करना राजनीति का सबसे निम्न स्तर है। पीड़ित परिवार से मिलने को लेकर राहुल गांधी पर सवाल उठाते हुए संबित पात्रा ने कहा कि बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों के मामले में राहुल गांधी अपना राजनीतिक लाभ देख रहे हैं। संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस शासित प्रदेश राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी बलात्कार की घटनाएं हुई हैं, लेकिन राहुल गांधी ने वहां जाने की कोशिश नहीं की। रेप और बलात्कार में यदि राजनीति करने की कोशिश की जाए तो मैं कहूंगा ये राजनीति का सबसे
न्यून स्तर होता है, सबसे निम्न या सबसे निचला स्तर होता है। आज राहुल गांधी जी ने, हमें कोई आपत्ति नहीं है, देश है, लोकतांत्रिक देश है, बिल्कुल वी शुड स्टैंड फॉर जस्टिस, इसमें कोई दो मत नहीं, मगर सिलेक्टिविज्म, ये जो चयनात्मक राजनीति है और रेप जैसे जघन्य अपराध से राजनीति करने का प्रयास, ये उचित नहीं। और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में लगातार बारिश के कारण हालात गंभीर हो रहे हैं। ताज़ा हालात की जानकारी लेने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर से आज प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बातचीत की और हालात के बारे में उन्हें विस्तार से बताया। प्रधानमंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया है कि केंद्र की ओर से बाढ़ प्रभावित इलाकों में हर संभव मदद दी जाएगी। इससे पहले भी शिवराज पीएम से बात कर चुके हैं। इसी बीच आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी फोन पर मुख्यमंत्री से बातचीत की और कहा कि केंद्र सरकार हर मुमकिन मदद के लिए मध्य प्रदेश के साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री के अनुसार पूरे राज्य में इस समय 1225 गांव प्रभावित हैं। अब तक करीब 5800 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के अलावा वायुसेना ने भी बचाव कार्य शुरू कर दिए हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना के 4 कॉलम के साथ ही राज्य पुलिस और होमगार्ड के जवान राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। बाढ़ के हालातों की बात करें तो कोटा बैराज से पानी छोड़ने के कारण चंबल नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे चंबल संभाग के मुरैना, भिंड जिलों में कुछ गांव प्रभावित हो सकते हैं। वहीं केंद्र सरकार और सेना द्वारा लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। चंबल नदी में एक बार फिर से जलस्तर बढ़ने से खतरा और बढ़ गया है, इसलिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद लगातार स्टेट कमांड सेंटर से निगरानी कर रहे हैं। साथ ही वे खुद बाढ़ प्रभावित ग्वालियर, चंबल अंचल का हवाई दौरा कर स्थिति जानने की कोशिश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश, विशेषकर उत्तरी मध्य प्रदेश में बाढ़ की स्थिति गंभीर है। शिवपुरी, श्योपुर कला, दतिया, ग्वालियर, गुना, भिंड और मुरैना, इन जिलों के अभी 1225 गांव प्रभावित है। आर्मी के 4 कॉलम और हमारे एसडीआर की 70 से ज़्यादा टीमें लगातार प्रशासन के साथ बचाव के कामों में लगी हुई है। तो मध्य प्रदेश में बाढ़ के हालात गंभीर हो रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए भोपाल से दीपक जैन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, मध्य प्रदेश में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है, किस तरीके से वहां पर राहत और बचाव कार्य चल रहा है? चंबल का अंचल है, वहाँ सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से चंबल का जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है और जैसे ही कोटा बैराज से जो पानी छोड़ा गया उसने काफ़ी असर किया है। विशेष तौर पर मुरैना, भिंड, ये ऐसे अंचल हैं अभी जहाँ पर ज़्यादा स्थिति खराब है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो शिवपुरी, गुना, ये जो क्षेत्र हैं यहाँ पर राहत और बचाव का कार्य जो है वो लगातार जारी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो हैं वो ग्वालियर पहुंच चुके हैं और वो अब ग्वालियर चंबल अंचल का पूरा जायजा लेते हैं किस तरीके से वहां पर राहत बचाव कार्य चल रहा है, कैसे एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें जो हैं उनके साथ मिलकर जो सेना है, सेना के 4 कॉलम को बुलाया गया है, यानी कि 320 जवान जो हैं वो सभी लोगों के राहत बचाव का कार्य जो है उसमें जुटे हुए हैं। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो लगातार जो है मध्य प्रदेश में स्थिति, चूंकि बारिश काफी तेज हो रही है और एक बार फिर तेज बारिश का दौर जो है वो फिर शुरू हुआ है, तो लोगों को सुरक्षित करना सबसे बड़ी चुनौती है और उसी कार्य को लेकर जो टीमें हैं वो लगी हुई हैं। जी दीपक, अगर चंबल के इस इलाके की बात करें, अमूमन सूखे और अकाल के लिए और सूखे के लिए ये इलाका जाना जाता है, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। कई सालों के, कई दशकों के रिकॉर्ड वहाँ पर टूट गए हैं। कहीं ना कहीं जो पेड़ कटे हैं, पर्यावरण को जो नुकसान हुआ है, उसने भी बारिश की स्थिति को गंभीर बना दिया है चंबल में। बिल्कुल रजनी, जिस तरीके से अगर इस पूरे क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ पर जिस तरीके का रिकॉर्ड रहा है, कभी 40 से 45 मिलीमीटर से ज्यादा प्रतिदिन की जो वर्षा थी वो नहीं होती थी, वो अगर एकदम से 200 पर पहुंच जाती है, 200 mm जो वर्षा है वो एक दिन में होती है, तो ऐसे में इससे कई गुना वर्षा कहलाएगी। और उसी का जो रिजल्ट है कि इस तरीके से वहां पर अभी जो हालात हैं, और खासतौर पर चंबल की बात की जाए, इसके अलावा पार्वती नदी की बात की जाए, ये ऐसी नदियां थी जो इतनी ज्यादा कभी नहीं भरती थी, लेकिन इन पर जो लगातार जल है वो जल स्तर बढ़ा हुआ है
ऐसे में शिवपुरी हो, गुना हो, दतिया हो, इन जगहों पर जो ज्यादा प्रभाव पड़ा है वो ज्यादा विशेष तौर पर है। और सबसे बड़ी चीज जो है राहत एवं बचाव कार्य जो है उसको काफी तेजी से करना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अभी भी कई गांव ऐसे हैं जिस तरीके से कल रात की जो स्थिति, कल रात के ही समय पे अगर देखा जाए तो 3500 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया है। तो इस तरीके से अगर देखें तो लगातार लोगों को बचाकर वहां से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना, साथ ही कोरोना एक बहुत बड़ी चुनौती है, उससे भी लोगों को बचाकर रखना, इन दोनों चीजों को लेकर बहुत ज्यादा जो है प्रशासन भी सजग है। खुद प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया है कि हर तरह की मदद की जाएगी, गृह मंत्री अमित शाह सीएम से बात कर चुके हैं। तो ऐसे में मध्य प्रदेश के लोगों को ये उम्मीद है कि जो लोग हैं उन्हें सुरक्षित निकाल लिया जाएगा और उन्हें हर संभव मदद भी मिलेगी। जी, तो निश्चित तौर पर उम्मीद करेंगे कि मध्य प्रदेश में बारिश की रफ्तार कम हो और बाढ़ से लोगों को राहत मिले। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और राजस्थान में भी भारी बरसात से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो गया है। कई मार्ग बारिश की वजह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिससे आवागमन प्रभावित हुआ है। बारां, धौलपुर, सवाई माधोपुर, जयपुर, दौसा और बूंदी जिलों में लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। 5 दिन से हो रही लगातार बारिश ने बारां में बाढ़ के हालात पैदा कर दिए हैं। वहां राहत कार्यों के लिए एनडीआरएफ को लगाया गया है। धौलपुर में चंबल नदी खतरे के निशान से 14 मीटर ऊपर बह रही है। नदी किनारे के गांव बुरी तरह से जलमग्न हैं। सवाई माधोपुर जिले का मध्य प्रदेश से संपर्क बाधित है। कोटा दौसा राजमार्ग भी बंद है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में पूर्वी जिलों के कुछ स्थानों पर भारी बरसात की चेतावनी दी है। राज्य में अब तक बारिश संबंधी घटनाओं में 9 लोगों की मौत हो गई है। और कर्नाटक में आज मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा रहा है। राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा है कि नए मंत्रिमंडल में 29 मंत्रियों को शामिल किया जा रहा है। किसी को भी उप मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त नहीं किया जा रहा है। मुख्यमंत्री बोम्मई अपने मंत्रिमंडल के विस्तार पर भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के साथ विचार विमर्श करने के लिए पिछले 2 दिनों से दिल्ली में ही थे। इस सिलसिले में उन्होंने जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी की। और मिड डे प्राइम में यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। डिग्री मिलेगी क्या पता, मिलेगी और वो काम की होगी, क्योंकि अपग्रेड लाया है बैचलर्स डिग्रीज ऑनलाइन। upgrad.com। देखिए, आपके घर की एक एक दीवार चीख चीख कर कह रही है कि अच्छी सीमेंट क्यों नहीं लगाई। अगर वंडर सीमेंट लगाते तो दीवारें इतनी मजबूत होती कि आपके घर की दीवारों में बिल्कुल दरारें नहीं पड़ती। वंडर सीमेंट, जब भी आए भला कर जाए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और मिड डे प्राइम में अब नजर डालते हैं अन्य राष्ट्रीय खबरों पर। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में रंजीत सागर झील में कल दुर्घटनाग्रस्त हुए भारतीय सेना के ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर के 2 लापता पायलटों की तलाशी अभियान आज भी जारी है। एनडीआरएफ और पुलिस के साथ भारतीय नौसेना के गोताखोर भी तलाशी अभियान में शामिल हैं। कठुआ जिले के बासोहली शहर से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पुरथू में कल सेना का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। और भारत में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में एक नया कीर्तिमान स्थापित कर लिया गया है। देश भर में अब तक 48,52,86,000 से ज्यादा कोविड टीकों की खुराक दी जा चुकी है। कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटों में 62,53,741 टीके लगाए गए। वहीं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटों में 42,625 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं पिछले 24 घंटों में 36,668 मरीज उपचार कराकर स्वस्थ हो चुके हैं। इसके बाद रिकवरी रेट बढ़कर 97.37% हो गई है। सक्रिय मामलों की कुल संख्या 4,10,353 है। साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 2.36% है और दैनिक पॉजिटिविटी रेट 2.31%, जो कि 5% से कम बनी हुई है।
और उत्तराखंड में कर्फ्यू को आज से 1 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है। इस कर्फ्यू को इस महीने की 10 तारीख तक सुबह 6 बजे तक जारी रखा जाएगा। इस बीच सोमवार से प्रदेश भर में खुले सरकारी और निजी विद्यालयों को शिक्षा विभाग द्वारा जारी मानक प्रचलन विधि का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है। और मुंबई में कोरोना पाबंदियों में दी गई ढील के बीच बीएमसी ने साफ किया है कि मुंबई में रात 11 बजे से सवेरे 5 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू जारी रहेगा। सवेरे 5 बजे से रात 11 बजे तक लोगों की आवाजाही में कोई प्रतिबंध नहीं होगा, लेकिन लोगों के इकट्ठा होने पर रोक जारी रहेगी। बीएमसी ने यह भी साफ किया कि सभी दुकानें सप्ताह के 7 दिन रात 10 बजे तक खुली रहेंगी। मेडिकल और दवा की दुकानें 24 घंटे खुली रहेंगी। सभी खेल गतिविधियां भी शुरू करने की अनुमति दी गई है, लेकिन स्विमिंग पूल और ऐसी खेल गतिविधियां जहां शारीरिक संपर्क होता है उन पर रोक जारी रहेगी। और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज भारत आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक में कोविड सहयोग और कनेक्टिविटी पर विचार विमर्श होगा। डॉक्टर जयशंकर पूर्वी एशिया के विदेश मंत्रियों की बैठक में भी हिस्सा लेंगे, जिसमें 10 आसियान देश और 8 अन्य देश शामिल हैं। इनमें भारत, चीन, जापान, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, रूस, न्यूजीलैंड और अमेरिका शामिल है। बैठक में विदेश मंत्री जयशंकर के अलावा रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और चीन के वांग यी और अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन बैठक में हिस्सा लेंगे। अमेरिका ने इस साल फ्रेंड्स ऑफ द मेकॉन्ग मिनिस्ट्रियल मीटिंग के लिए भी भारत को आमंत्रित किया है, जिसकी सह अध्यक्षता गुरुवार को अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन करेंगे। यूके के साथ भारत को पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया गया है। और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया आधिकारिक यात्रा पर इजराइल पहुंच गए हैं। भदौरिया इजराइल वायुसेना के कमांडर मेजर जनरल एमिकम नार्कन के साथ निमंत्रण पर इजराइल पहुंचे हैं। रणनीतिक साझेदार के रूप में भारत और इजराइल के बीच मजबूत और बहुआयामी संबंध है। इसका एक महत्वपूर्ण स्तंभ रक्षा सहयोग और सैन्य स्तर का आदान प्रदान है। दोनों पक्ष वायुसेनाओं के बीच द्विपक्षीय आदान प्रदान को और आगे ले जाने पर चर्चा करेंगे। और भारत के 3 दिवसीय दौरे पर आए अमेरिकी सेना प्रमुख जनरल जेम्स मैकॉनिल ने आज सेना प्रमुख जनरल मनोज नरवणे से मुलाकात की। साउथ ब्लॉक के लॉन में जनरल नरवणे ने उनका स्वागत किया और उन्हें औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। अमेरिकी जनरल ने नेशनल वॉर मेमोरियल पर भी श्रद्धांजलि अर्पित की। अमेरिका के जनरल की यात्रा अमेरिकी सैनिकों के अफगानिस्तान से हटने के दौरान हो रही है। तालिबान के लड़ाके कई प्रमुख शहरों पर नियंत्रण के लिए अफगान राष्ट्रीय बलों के साथ भीषण लड़ाई में लगे हुए हैं। जनरल मैकॉनविल रक्षा मंत्री और सेना के शीर्ष अधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे। एजेंडा में द्विपक्षीय सैन्य आदान प्रदान और क्षेत्रीय सहयोग और संयुक्त अभ्यास होंगे। और यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए GD न्यूज। डिग्री मिलेगी क्या पता, मिलेगी और वो काम की होगी, क्योंकि अपग्रेड लाया है बैचलर्स डिग्रीज ऑनलाइन। upgrad.com। देखिए, आपके घर की एक एक दीवार चीख चीख कर कह रही है कि अच्छी सीमेंट क्यों नहीं लगाई। अगर वंडर सीमेंट लगाते तो दीवारें इतनी मजबूत होती कि आपके घर की दीवारों में बिल्कुल दरारें नहीं पड़ती। वंडर सीमेंट, जब भी आए भला कर जाए। ब्रेक के बाद मिड डे प्राइम में आपका स्वागत है और अब देखते हैं अर्थ जगत से जुड़ी खबरें। व्यापार की दुनिया के समाचार लेकर आ रहे हैं अजय मिश्र। धन्यवाद रजनी। और शुरुआत करते हैं शेयर बाजार के अपडेट से, क्योंकि बाजार इस वक्त रिकॉर्ड स्तर पर हैं। कल भी रिकॉर्ड स्तर पर बंद होने के बाद सप्ताह के तीसरे कारोबार दिन यानी बुधवार को शेयर बाजार की शुरुआत भी उच्चतम स्तर पर हुई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 241 अंक यानी 0.45% ऊपर 54,065 के स्तर पर खुला। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 103 अंकों यानी 0.64% की बढ़त के साथ 16,233 पे खुला। इस वक्त हम देखें तो बैंकिंग स्टॉक्स में ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई दे रही है। बाकी सारे स्टॉक्स या फिर कहें इंडेक्स वो थोड़ा सा दबाव में ज़रूर नज़र आ रहे हैं, लेकिन आज बैंक पूरे को पूरे बाजार को ऊपर लेते हुए जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बैंक निफ्टी 2.38% ऊपर इस वक्त कारोबार करता हुआ नज़र आ रहा है। निफ्टी आईटी में गिरावट है 200 अंकों की। निफ्टी आईटी के साथ साथ जो मिड कैप है, स्मॉल कैप है, वहाँ पर भी दबाव इस वक्त दिखाई दे रहा है। जहाँ पर जिन शेयरों में इस वक्त बढ़त दिखाई दे रही है यानी
खरीदारी का माहौल है उसमें HDFC, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा, HDFC बैंक और एक्सिस बैंक शामिल हैं। 1 से 5% की बढ़त दिखाई दे रही है। IPOs का भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है क्योंकि बाजार बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसलिए बहुत सारे IPO इस वक्त बाजार में है। कृष्णा डायग्नोस्टिक्स के IPO को पहले दिन काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला, रिटेल कोटा 4 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ। विंडलेस बायोटेक का IPO पहले दिन 2 गुने से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ। हम रिटेल सेगमेंट की बात कर रहे हैं। इस तरह से एक्सारो टाइल्स का रिटेल सेगमेंट 4.5% गुना बिका और KFC और पिज्जा हट चलाने वाली कंपनी देवयानी इंटरनेशनल पहले दिन 98% तक सब्सक्राइब हुई और रिटेल सेगमेंट 5 गुने से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ। यानी जो IPOs हैं उनको एक ज़बरदस्त रिस्पॉन्स इस वक्त देखने को मिल रहा है। अगली खबर की तरफ चलते हैं। कोविड के असर से धीरे धीरे ही सही अर्थव्यवस्था पटरी पर आती नजर आ रही है। सर्विसेज PMI के आंकड़ों के मुताबिक जून के मुकाबले सर्विस सेक्टर में स्थिति में जुलाई में सुधार हुआ, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के मुकाबले सर्विस सेक्टर के सुधार की रफ्तार उतनी तेज नजर नहीं आती। दरअसल जुलाई सर्विसेज PMI लगातार तीसरे महीने 50 से नीचे रहा। जून में 41.2 के मुकाबले जुलाई में 45.4 की स्थिति आई। भले ही ये माह दर माह बेहतर हो रही है, लेकिन नए ऑर्डर सर्विस सेक्टर में मिलने में दिक्कत आ रही है। कोविड का असर थोड़ा सा दिखाई दे रहा है क्योंकि जैसे जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था और ज़्यादा खुलेगी, सर्विस सेक्टर खासतौर पर जो नई नौकरियाँ, जो फ्रेशर्स इंतज़ार कर रहे हैं कि कब इकॉनमी खुले और कब उनको नौकरी के मौके मिले, उसका इंतज़ार है। लेकिन धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग पटरी पर आती दिखाई दे रही है। सर्विस सेक्टर को जो एक तरह से रिलीफ पैकेज दिया गया है उसका असर आने में थोड़ा सा वक्त लगने की उम्मीद है। फिलहाल आज के व्यापार प्राइम में सिर्फ इतना है। वापस चलते हैं रजनी के पास बाकी खबरों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया अजय आपका। और अब बात उन खबरों की जो दुनिया भर में सुर्खियों में छाई हुई है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने तालिबान के हमलों की निंदा करते हुए भविष्य में भी निकट संपर्क में रहने का संकल्प व्यक्त किया है। एंटनी ब्लिंकन ने राष्ट्रपति अशरफ गनी के साथ बातचीत में अफगानिस्तान के प्रति अमेरिका की मजबूत और स्थायी प्रतिबद्धता को दोहराया है। दोनों नेताओं ने शांति वार्ता में तेजी लाने और सभी अफगानों के अधिकारों का सम्मान करने वाले ऐसे समग्र राजनीतिक समझौतों पर पहुंचने की जरूरत पर जोर दिया है जो महिलाओं और अल्पसंख्यकों सहित अफगान नागरिकों को अपना नेता चुनने की अनुमति देता हो और अमेरिका और उसके सहयोगियों और भागीदारों को धमकी देने के लिए अफगान धरती के इस्तेमाल पर रोक लगा सके। माली में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। दक्षिण मध्य क्षेत्र में सामान से लदा एक ट्रक और एक यात्री बस से टकरा गया, जिससे कम से कम 41 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा तब हुआ जब टायर फटने के कारण ट्रक चालक ने अपना नियंत्रण खो दिया और बस के रास्ते में ट्रक पलट गया। इस हादसे में 30 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक अफ्रीका में दुनिया की सबसे खतरनाक सड़कें हैं। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 30 जुलाई को अफगानिस्तान के हेरात में संयुक्त राष्ट्र परिसर और इसके कर्मियों पर हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है। हमले में अफगान सुरक्षा बल का एक गार्ड शहीद हो गया और कई अन्य लोग घायल हो गए। सुरक्षा परिषद के सदस्यों ने तालिबान के हमले के बाद अफगानिस्तान में बड़े पैमाने पर जारी हिंसा पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए इसे तत्काल रोकने का आह्वान किया है। सुरक्षा परिषद ने अफगानिस्तान में जारी सशस्त्र संघर्ष से प्रभावित समुदायों के मानवाधिकारों के गंभीर हनन पर भी गहरी चिंता व्यक्त की है। सुरक्षा परिषद के सदस्यों ने आतंकवाद के सभी प्रारूपों और नागरिकों के खिलाफ जानबूझकर हमलों की कड़े शब्दों में निंदा की है। वहीं अमेरिकी रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन के बाहर स्थित स्टेशन के निकासी द्वार पर गोलीबारी के दौरान एक अधिकारी की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। मंगलवार की सुबह गोलीबारी की घटना के बाद पेंटागन मुख्यालय को कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया था। पेंटागन फोर्स प्रोटेक्शन एजेंसी के अनुसार इमारत को बाद में खोल दिया गया। गोलीबारी की घटना मेट्रो बस प्लेटफॉर्म पर हुई जो पेंटागन इमारत के निकासी द्वार का हिस्सा है। एजेंसी ने लोगों को इस इलाके से फिलहाल दूर रहने की सलाह दी है। और अब बारी हमारे अगले सेगमेंट लाइफ प्राइम की। डोगरी भाषा की प्रख्यात कवित्री और जानी मानी उपन्यासकार पद्मा सचदेव का आज निधन हो गया। उन्होंने डोगरी के साथ साथ हिंदी में भी लिखा।
मेरी कविता मेरे गीत के लिए उन्हें 1971 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। उन्हें कई सम्मान दिए गए, जिनमें पद्मश्री और सरस्वती सम्मान भी शामिल है। पद्मा सचदेव का जन्म जम्मू के पुरमंडल गांव में 17 अप्रैल 1940 को हुआ था। बचपन से ही उन्होंने अपनी मातृभाषा डोगरी में कविताएं लिखनी शुरू कर दी थी। उन्होंने अपना साहित्यिक सफर कविता से शुरू किया, परंतु बाद में कहानी, उपन्यास, आत्मकथा और अनुवाद जैसी विधाओं में भी खूब काम किया। और सिनेमा जगत के चहेते किशोर कुमार की आज जयंती है। शानदार अभिनेता, कमाल की कॉमेडी टाइमिंग और आवाज के तो क्या ही कहने। तो चलिए हम उन्हें उन्हीं के सुरीले नगमों के साथ श्रद्धांजलि देते हैं। हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। एक चतुर नार बड़ी होशियार, एक चतुर नार बड़ी होशियार, अपने ही जाल में हंसत जात हम हंसत जात। अरे एक चतुर नार बड़ी होशियार। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है, प्यार दीवाना होता है। ओ हंसनी मेरी हंसनी कहाँ उड़ चली, मेरे अरमानों के पंख लगा के कहाँ उड़ चली। Your window to rising India. India's voice on global platforms. Latest news from India and around the world. In-depth analysis of global headlines. Watch DD India in your country. Available for downlink in Central Asian countries. STTV broadcast is available through the satellite GSAT 17 at 93.5 degrees east. HDTV broadcast is available through the satellite GSAT 10 at 83 degrees east. For technical details, scan here. Switch to DD India now. दवाई भी कड़ाई भी का मंत्र लिए वैक्सीनेशन की चल रही है लहर, गांव-गांव, शहर-शहर। लेकिन जब इतना किया है सब्र, तो थोड़े और समय रखें कोरोना पर कड़ी नजर। ना छोड़ें 2 गज दूरी, सैनिटाइजेशन और मास्क की सावधान डगर। रहें इस खतरे से सचेत हर प्रहर। कोरोना को हराना है तो मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया। दवाई भी कड़ाई भी, और इसीलिए जब भी अपने घर से बाहर निकलें अपने मुंह और नाक को ढक के रखें। मास्क अप इंडिया। कोरोना से बचाव के उपाय। आपस में कम से कम 1 मीटर की दूरी रखें। हाथों को बार बार साबुन और पानी से धोएं। 60% अल्कोहल आधारित सैनिटाइजर का प्रयोग करें। मास्क से चेहरे को ढक कर रखें। छींकते या खांसते समय नाक और मुंह को रुमाल या टिश्यू से ढकें। प्रयोग किए गए टिश्यू को तुरंत कूड़ेदान में डालें। सामाजिक आयोजनों और भीड़ भाड़ वाली जगहों से दूर रहें।